हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए बना हुआ पेपर सोल्व करते हैं। और ये कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर साबित होगा, क्योंकि क्लास 6 के सोशल साइंस का सब्जेक्ट का सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंट नोट ये याद रखना है कि हम क्लास 6 का सोशल साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो आपने क्लास में कभी भी पढ़ा हुआ है वो सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे। और हम पेपर में आंसर्स कैसे लिखते हैं वो अप्रोच भी सीखेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी जब आप मेंटर के साथ पेपर सोल्व करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, एक नहीं 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट कि आप पेपर और पेन लेकर बैठेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप मेरे साथ करेंगे वीडियो को रोककर। ठीक है, और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू होने से पहले आप इस वीडियो के साथ अगर जुड़ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें मिलते हैं सेक्शन ए में। 1 नंबर का क्वेश्चन हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंशिएंट लैंड मास दैट इंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ। तो आपसे पूछा गया है भारत जिस प्राचीन भूभाग का हिस्सा था उसका नाम क्या था। उसका नाम था गोंडवाना। ठीक है, बहुत टाइम पहले अर्थ पर एक ही बड़ा लैंड मास था। मतलब आज अर्थ, ये जो आपकी गोल अर्थ है, इस पर आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग लैंड मास है, लेकिन पहले क्या था, ये सब एक ही थे। उसका नाम क्या था, गोंडवाना। ठीक है, बाद में वो टूट गए। इंडिया गोंडवाना का हिस्सा था, जिसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका भी थे। और पेंगे सबसे पुराना सुपर कॉन्टिनेंट था, लेकिन इंडिया स्पेसिफिकली गोंडवाना का पार्ट था। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच प्लेस। तो प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्यन रेखा, ये कहाँ से होकर गुजरती है। पेरिस, दिल्ली, ग्रीनविच और टोक्यो। तो आपको पता होना चाहिए जो प्राइम मेरिडियन लाइन है जिससे हम टाइम को नोट करते हैं, ये ग्रीनविच जहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये लाइन इस तरह से इमेजिनरी लाइन है, एक हमने मान रखी है। और यहाँ पर एक शहर का नाम है, एक शहर है, उसका नाम क्या है, ग्रीनविच। तो उस शहर से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट डज अ हिस्टोरियन स्टडी। इतिहासकार क्या अध्ययन करता है। मौसम के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या सोलर सिस्टम के बारे में। तो किसके बारे में करता है, ह्यूमन पास्ट के बारे में, मानव के अतीत के बारे में इतिहासकार पढ़ाई करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। विच कैलेंडर इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे। आज के समय में पूरी दुनिया में कौन सा कैलेंडर यूज़ किया जाता है। हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर और ज्यूइश कैलेंडर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज के समय में सी ऑप्शन सही है, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार क्या होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको दिए गए हैं। देखो, 2 तरह की फैमिली होती है। एक में जिसमें एक इंसान अब दूसरे इंसान से शादी करके अपना घर बसाता है और उसके बाद उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये हो गई न्यूक्लियर फैमिली। एक होता है जिसमें एक इंसान अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके पार्टनर होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके भाई बहन, उनकी शादी होकर वो भी वहीं पर रहते हैं, फिर इन सब के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग उसमें हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, जॉइंट फैमिली। ऑप्शन ए क्या कहता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस ओनली, केवल माता पिता और बच्चे। ये तो न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल है। बी क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हो वहाँ पर, अंकल, आंट्स, कजन्स, ये सब रहते हो, तो इनको क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। जॉइंट फैमिली का एग्जांपल क्या है, ऑप्शन क्या है, बी। सी क्या था, फ्रेंड्स लिविंग टुगेदर, नहीं, और ओनली सिबलिंग्स, नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच इज़ एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। एक मध्यवर्ती दिशा कौन सी है। मध्यवर्ती दिशा का मतलब होता है, देखो आपकी 4 दिशाएं ये रही, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेकिन अगर मध्यवर्ती दिशा की बात करें तो ये आपकी मध्यवर्ती दिशाएं, इनको क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। क्योंकि ये ईस्ट और साउथ के बीच में तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर मध्यवर्ती
इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर और सब सिंपल डायरेक्शन है डायरेक्ट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट आपकी क्या हो गई? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती दिशा हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। IST इज़ हाउ मच अहेड ऑफ GMT। देखो IST और GMT दो टाइम है। IST किसके लिए टाइम है? इंडिया के लिए। और GMT किसका टाइम है? ग्लोबल। तो ये कितना IST कितना आगे है GMT से? तो IST हमेशा याद रखना GMT से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आएगा ही आएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। एक बुक जिसके अंदर मैप होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हमेशा एटलस बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, डिक्शनरी बोलते हैं जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्ड और उसकी मीनिंग होती है। ठीक है, ग्लोब होता है जो एक ऐसे बॉल आकार की शेप में एक अर्थ की फिगर आपको दिखाई जाती है, और ये 3D मॉडल होता है। अलमानिक पंचांग अलग तरह की चीज़ है। तो एटलस आपकी क्या होगी? वो बुक, वो किताब जिसमें मैप्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय स्केल ऑन मैप। तो जो मैप होता है बेसिकली उसमें अलग अलग तरह के जगह होती है, उसमें अलग अलग जगह की जाने का रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से आप यहाँ गए। ठीक है, इसमें स्केल का क्या काम होता है? स्केल का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं। द कलर यूज्ड ऑन अ मैप। जो कलर यूज़ किया जाता है वो स्केल का मतलब वो है। डायरेक्शन शोन ऑन अ मैप, क्या स्केल का मतलब ये है। सिंबल फॉर रिवर्स एंड माउंटेन्स, जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं रिवर्स के लिए, माउंटेन्स के लिए, क्या वो स्केल होती है। या फिर ज़मीन पर रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है। अब देखो, आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ अपने स्कूल से आप अपने घर तक का रास्ता मैप पर ड्रॉ करो, तो आपका मान लीजिए ये स्कूल है। ठीक है, ये आपका स्कूल है और इसका रास्ता आपके घर तक आ रहा है। ठीक है, अब ये रास्ता जो असली ज़िंदगी में है वो कितना है? मान लीजिए आपके स्कूल का रास्ता आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन 2 किलोमीटर आप मैप पर तो दिखा नहीं सकते। मान लीजिए आपने ये दिखाया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी दूरी हुई? 2 किलोमीटर हुई। तो ये जो 2 किलोमीटर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिखाया, ये क्या कहलाएगा? ये स्केल कहलाएगा। ठीक है, तो रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब यहाँ पर क्या है? मान लो आपने ये 1-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर दिखाया, तो आपकी स्केल क्या हो गई कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 किलोमीटर के। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाउ वर रूलर्स चूजन इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी। प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे किया जाता था? जन्म के आधार पर किया जाता था, युद्धों के माध्यम से किया जाता था, या फिर सभा और समिति नामक परिषदों की सलाह से किया जाता था, या विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किया जाता था? तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स कॉल्ड सभा एंड समिति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सभा और समिति नामक परिषद की सलाह से होता था। सेक्शन बी पर आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन 1, मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। तो मैप और ग्लोब के बीच के 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लोब होता है बेसिकली एक 3D मॉडल, जिस पर मान लीजिए किसी भी चीज़, अर्थ का एक नक्शा बना होता है एज इट इज़। जैसी अर्थ है वैसे ही इस पर नक्शा बना होता है। अब इस नक्शे को कैसे दिखाया गया है? एक बॉल पर दिखाया गया है जो कि हम घुमा सकते हैं। लेकिन मैप एक 2D फिगर होती है जिस पर हम सिर्फ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, 3D नहीं होती। तो 2 डिफरेंस बताने हैं आपको। आइए 2 डिफरेंसेस बताते हैं। पहले हम इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं पेपर को।
ठीक है, तो मैप और क्या था हमारा ग्लोब। मैप कैसा होता है? मैप होता है हमारा 2D, फ्लैट 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, क्लियर, और अ पार्ट ऑफ इट, और अर्थ का कोई भी पार्ट। वही ग्लोब की बात करें तो ग्लोब क्या है? 3D स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, ऑफ द पूरी अर्थ का 3D मॉडल होता है। ठीक है, मैप की बात करें तो कैन शो स्मॉल एरियाज इन डिटेल। मैप पर क्या कर सकते हैं हम? कैन शो स्मॉल एरियाज इन डिटेल में देख सकते हैं स्मॉल एरियाज को, लेकिन ग्लोब पर शो द होल अर्थ एट वंस। होल अर्थ एट वंस, सिर्फ एक बार ही पूरी अर्थ को दिखा सकते हैं बिना डिटेल के। ठीक है, इजी टू कैरी है ये, इजी टू कैरी है। अब आपके स्कूल में हो सकता है ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाए तो आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 लिखाए थे तो 2 लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको 4 पहले ही लिखवा रहा हूँ, फिर चाहे पेपर में 2 आए या 4 आए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू कैरी। और बस लास्ट एक और लिख लो कि ये क्या होता है? ईजी टू कैरी होता है और ये डिफ़िकल्ट टू कैरी होता है। तो 3 पॉइंट हमने लिख लिए डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CE एंड BCE? तो आपने देखा होगा जब हम कोई भी ईयर लिखते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं? CE या BCE लगाते हैं, जैसे 500 BCE, 300 BCE। तो BCE क्या है? बिफोर, यहाँ पर लिखते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। और CE क्या है? बेसिकली कॉमन एरा। एरा मतलब युग, बिफोर मतलब इस कॉमन एरा से पहले का युग, कॉमन एरा का युग। ठीक है, तो बिफोर कॉमन एरा कौन सा युग था? ये वो टाइम पीरियड है जो एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से पहले का है। जैसे 500 BCE की बात करें, BCE की बात करें तो इसका मतलब क्या है? आज से बहुत पहले की बात। BCE में नंबर्स बैकवर्ड काउंट होते हैं। कैसे? अब देखो, मान लो मैं आज कहता हूँ 20 ईयर्स, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय, है ना। अगर मैं कहूँ 500 साल पहले, तो हम पीछे को बढ़ेंगे और 500 साल पीछे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा था जब, मान लो ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पर हम यहाँ पर जी रहे हैं 2026। अब बहुत साल पहले यहाँ पर क्या हुआ? कॉमन एरा यहाँ पर था। इससे पहले का सारा एरा क्या कहलाएगा? अब इस कॉमन एरा से पहले का टाइम क्या कहलाएगा? बिफोर कॉमन एरा। अब बिफोर कॉमन एरा मतलब कॉमन एरा से 1 साल पहले, कॉमन एरा से 2 साल पहले, कॉमन एरा से 3 साल पहले। अब 500 BCE का मतलब है बिफोर एरा से, 500 BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है? जैसे ही BCE में नंबर्स बैकवर्ड काउंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? BCE, 300 BCE, 100 BCE, यानी अब 500 BCE का मतलब है हम यहाँ से कॉमन एरा से इतनी दूर आ गए, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे नंबर कम होंगे, है ना। मतलब यहाँ से कॉमन एरा से 300 BCE कहूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाऊँगा 300, 200 कहूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा। तो जब हम इधर को बढ़ते हैं तो इसका मतलब है आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर टाइम में आगे बढ़े बिफोर कॉमन एरा में तो नंबर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, 500, 400, 200, 100 और फिर कॉमन एरा आ गया, कॉमन एरा आ गया। और कॉमन एरा के बाद क्या हो गया? फिर से 100, 200,
300 आगे बढ़ने लगा समय, ठीक है। तो हम उल्टे काउंट करते हैं, जितना पीछे जाएंगे उतना बड़ा नंबर हो जाएगा, जितना आगे आएंगे उतना छोटा होता जाएगा। फिर कॉमन एरा के बाद जितना आगे आएगा उतना बड़ा नंबर होगा। क्लियर? दोनों मिलके एक कंप्लीट टाइमलाइन बनाते हैं जिसे हिस्टोरियंस वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिया विदाउट हिमालयाज, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ़ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट? आपको क्या लगता है अगर हिमालय नहीं होते तो आपके अनुसार भारत कैसा दिखता, ये आपको बताना है। तो ये आपको कैसा दिखता? नो मेजर, कोई बड़ी नदी नहीं होती, क्योंकि हिमालय पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं जब भी नदी बनती है। हमारा डिफरेंट क्लाइमेट होता, ठीक है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पर, क्योंकि ठंडी हवाओं को हिमालयाज रोक देते हैं। कोई नो नेचुरल बैरियर, कोई नेचुरल बैरियर नहीं होता, कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण कर देता किसी भी डायरेक्शन से। और इंडिया का ज्योग्राफी और बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह अलग होता, ठीक है। 3 पॉइंट लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने है। क्लियर? तो बच्चों सेक्शन सी कहता है कि आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाई डज अ कंट्री लाइक इंडिया यूज स्टैंडर्ड टाइम? तो भारत जैसा देश में मानक समय का उपयोग क्यों किया जाता है? एक क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। और इसके लिए हम कर लेते हैं एक और नया पेज ऐड। अब देखो आप कि क्यों भारत जैसा देश में मानक समय का उपयोग किया जाता है। देखो, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ईस्ट से वेस्ट तक काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अर्थ पर स्टैंडर्ड टाइम क्यों किया जाता है? देखो, यहाँ पर अलग टाइम चलता है और यहाँ पर अलग, इस लाइन पर अलग टाइम फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर अलग आ जाएगा। तो एक अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा तो यहाँ के लोग अलग टाइम काउंट करेंगे और यहाँ के अलग। इसलिए जो भारत है, जो हमारा भारत है, इस तरह से ये क्या करेगा, ये इस एक टाइम मान लेगा, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम, और सारा भारत उसको ही फॉलो करेगा। फिर चाहे फिर आप यहाँ खड़े हो या यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, सेम टाइम काउंट किया जाएगा। आइए, इसमें क्या चीज़ है, लास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट पहला पॉइंट है इसका, जो आप लिख सकते हैं। लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, क्योंकि हमारा ईस्ट टू वेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। यूनिफॉर्म टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट्स, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। अब इसमें कैसे करेंगे, आप देखो कि लार्ज ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है इंडिया का। ईस्ट मतलब इंडिया का जो ईस्ट है, मतलब अरुणाचल प्रदेश है, जो ये अरुणाचल प्रदेश क्या है, ईस्ट है इंडिया का। यहाँ से लेके वेस्ट तक, यहाँ से लेके वेस्ट तक, वेस्ट में क्या है, गुजरात तक लॉन्गिट्यूड डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का आ जाता है। और 30 डिग्री का डिफरेंस आने की वजह से इसका मतलब है कि सूरज अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 घंटा पहले, 2 आवर्स पहले उगता है। 2 घंटा पहले उगने की वजह से अगर गुजरात से कंपेयर करें तो अरुणाचल, इन दोनों के बीच में सूरज उगने का समय में 2 घंटे का फ़र्क है। अगर हर स्टेट अपना अलग टाइम यूज़ करेगा तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई। दूसरा, यूनिफॉर्म टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ट्रेन्स, फ्लाइट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, बैंक्स, सब एक ही टाइम को फॉलो करते हैं। अगर अलग अलग टाइम होते तो शेड्यूल बनाना इम्पॉसिबल हो जाता। इमेजिन करो एक ट्रेन जो दिल्ली से मुंबई जाए, रास्ते में टाइम बार बार चेंज हो, कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम का। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात कर ले तो इंडिया ने 82 डिग्री
30 मिनट ईस्ट को अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ की हुई है, स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ की हुई है, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है, ठीक है, यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है वो लाइन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया के सेंटर में है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ग्लोबल मेरिडियन टाइम से कितना, 5.5 घंटे ज़्यादा, प्लस 5:30 आवर। क्लियर। और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेट करने में, बिजनेस करने में, ट्रैवल करने में ये स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। क्लियर। तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड पर आते हैं, वाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE। तो ईसा पूर्व पहली में, तो फर्स्ट मिलेनियम BCE में, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में या सहस्राब्दी में संगठन के विकास के लिए लोहे की धातु कर्म मतलब आयरन मेटलर्जी का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था। मतलब लोहे का बेसिकली यूज़ करना इतना महत्वपूर्ण क्यों था जब BCE का पहली जो सदी रही थी। वो इसलिए क्योंकि आप देखो आज के समय में इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, पूरा दुनिया लोहे का यूज़ करती है। वो समय शुरुआती दौर था। पहले लोग स्टोन, कॉपर, ब्रोंज, इन सब का यूज़ करते थे। जब आयरन आया तो पूरी दुनिया बदल गई, इसलिए इसे आयरन एज कहा गया। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी, जो लोहे को पिघलाना और उसे यूज़ करना शुरू हुआ, वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE बिकॉज फर्स्ट बेटर एग्रीकल्चर टूल्स बन सके इससे। मतलब लोहे को पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए। हल बनना, फावड़ा बनना और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में टूल्स यूज़ होते हैं उस टाइम पर एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, इसके लिए ज़रूरी था। दूसरा स्ट्रॉन्गर वेपन्स के लिए, अगर युद्ध होता था उसमें स्ट्रॉन्गर वेपन्स किससे बनते थे, लोहे से बनते थे। तीसरा पॉइंट ट्रेड और इकोनॉमी के लिए, ये खरीदा और बेचा जाने लगा था, ट्रेड इकोनॉमी के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए। क्लियर। ये आपका आयरन टूल से कंस्ट्रक्शन इजी हुआ। इस पीरियड में पहले बड़े टाउन और सिटीज़ बनाए गए। ट्रेड की बात करें तो आयरन टूल से प्रोडक्शन बढ़ी, सरप्लस में फूड हुआ और ट्रेड पॉसिबल हुआ। ट्रेड ने लोग और आइडियाज़ को कनेक्ट कर लिया। ठीक है। सोसाइटीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहने लगी। मर्चेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में काम करने लगे। स्ट्रॉन्गर वेपन बनने लगे, युद्ध में काम आने लगे। आयरन से बनने वाले वेपन्स स्टोन और ब्रोंज से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जिस राज्य के पास आयरन वेपन्स थे वो दूसरों को जीत सकता था। इससे बड़े राज्यों और एम्पायर्स का निर्माण हुआ। ठीक है। यही महाजनपदाज के उठने का एक कारण था। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C का सेकंड हो गया हमारा। थर्ड पर आते हैं। What type of archaeological and literary sources were used by historians to study about महाजनपदास। महाजनपदों का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा किस प्रकार के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का उपयोग किया गया। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो महाजनपदों को आर्कियोलॉजिकल लोग होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, लिखित सोर्स जो होते हैं कि किसी की किताब में ये लिखा पाया, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था। ये सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, जो पुरातात्विक विभाग को ज़मीन में दबे हुए मिलते हैं, वो सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। तो हिस्टोरियंस इन सोर्स को यूज़ करते थे किसको स्टडी करने के लिए, महाजनपदास को। तो ये बताने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसे थे और लिटरेरी सोर्स कैसे थे, आइए वो बताते हैं। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से थे? एक जैसे एक्सकवेशन, फर्स्ट हो गया आपका एक्सकवेशंस हो गया, जो कि तो एक्सकवेशंस क्या होते हैं? देखो, उस टाइम की चीज़ें जब ज़मीन में गड़ी पाती हैं तो हम उसको एक्सकवेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे महाजनपदास के एंशंट साइट्स, जैसे राजगीर नाम की एक साइट थी जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मगध के नाम से जानते हैं, मगधा, ठीक है। इस साइट या फिर कौशाम्बी तक्षशिला की खुदाई से क्या मिले हमें? पोट्री मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, वेपन्स मिले, क्या मिले? टूल्स मिले अलग अलग, कॉइन्स मिले, ठीक है। और उस टाइम की कॉइन्स मिले जो उस टाइम की लाइफ बताते हैं, एक हो गया। सेकंड आप लिखेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली एक खास तरह की काली चमकदार पोट्री है, इस पीरियड में मिलती थी ये, ठीक है। ये इस एरा का सिग्नेचर आर्टिफैक्ट्स है। क्या है? सिग्नेचर आर्टिफैक्ट्स। क्लियर? तीसरा, और ये क्या थी? एक तरह की चमकदार पोट्री थी। तीसरा कारण, तीसरी तरह की चीज हो सकती है पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो जिस ऐसे कॉइन जिन पर पंच मार्क होता था, इस पीरियड के अर्लियर कॉइन्स मिले हैं जिन पे सिंबल्स पंच होते थे। क्या होते थे? सिंबल्स पंच होते थे। ये ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्टिफिकेशन रिमेन्स, लिख सकते हो आप। क्या? फोर्टिफिकेशन का मतलब है मड वॉल्स और रैम्पार्ट्स, मिट्टी की दीवारें की खुदाई से पता चलता है कि सिटीज़ कैसे प्रोटेक्टेड थी, किससे बनती थी, ठीक है। फोर्टिफिकेशन रिमेन्स, आज भी अगर खुदाई करते हैं तो हमें बहुत नीचे मड वॉल्स मिलती है, ठीक है। ये सब क्या थी? ये सब आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, ये सब क्या थे? बेसिकली ये सब थे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो लिखित रूप में मिलते हैं हमें, ठीक है। लिखित रूप में मिलते हैं जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें बहुत सारे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम डायरेक्टली मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिटन सोर्स हैं, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें 16 महाजनपदों के नाम डायरेक्टली मिले थे, हमें कहीं ढूंढने नहीं पड़े थे, ठीक है। इसके बाद बात करें जैन टेक्स्ट हो गए, जैन शिलालेख जो हो गए, जैन स्क्रिप्चर्स जो हो गए टेक्स्ट। इसमें भगवत सूत्र में भी महाजनपदास जो थे उनका उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया पाणिनीज अष्टाध्यायी, इसके बाद हो गया आपका अर्थशास्त्र की किताबें, ठीक है। ये सब सोर्सेज हमें लिटरेरी सोर्सेज हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो अर्थशास्त्र एक किताब है, कौटिल्य की बुक है, इसमें एंशिएंट गवर्नेंस का विवरण किया गया है। पाणिनीज बुक की बात करें, पाणिनीज अष्टाध्यायी की बात करें तो संस्कृत ग्रामर की बुक है ये, इसमें भी वेरियस जनपदास के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हो गया। फोर्थ पर आते हैं, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हिमालयाज ही हैं, हिमालयाज। एंड सेकंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, सेकंड इंडो
गैंगेटिक प्लेन मतलब सिंधु नदी और गंगा नदी से मिलकर बना हुआ जो प्लेन है, गंगा का मैदान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और फर्टाइल एलुवियल प्लेन है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से मिलकर ये बनता है। इन नदियों ने इस मैदान को बहुत उपजाऊ बनाया है। यहाँ से इंडिया की बहुत बड़ी आबादी रहती है और खेती होती है। यहाँ पर एंशंट सिविलाइजेशंस का यहीं पे विकास हुआ था। ये इंडिया की फूड बास्केट कही जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, सोर्स पढ़ लेते हैं। जो आपका केस है बेसिकली इसको पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले, इंडिया पार्ट था मच बिगर लैंड मास जिसका नाम था गोंडवाना, वेयर इट्स नेबर, जहाँ पर जो गोंडवाना था उसके नेबर क्या थे उस टाइम पर? गोंडवाना पर इंडिया के नेबर कौन थे? अफ्रीका। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। एक टाइम पर ये लैंड मास टूट गया और इसका इतना हिस्सा टूटकर चल दिया नॉर्थ की तरफ। 50 मिलियन साल पहले इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। ये टूटा, ये यहाँ से देखो, ये मान लो एक बहुत बड़ा लैंड मास है। इसका ये हिस्सा पर्टिकुलर, ये वाला हिस्सा टूट गया और कहाँ चल दिया? ये ट्रैवल करके चल दिया नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पर ऊपर पहले से क्या है? एक और प्लेन बॉडी है, उस बॉडी पर ये जाके टकराने लगा। इसका नाम क्या था? लैंड मास ऑफ यूरेशिया के लैंड मास में ये जाकर यहाँ पर टकराया। जैसे ही ये यहाँ पर टकराया, कोलाइड किया, एज इंडिया पुश्ड, इंडिया नाम, ये जो इंडिया गया यहाँ पर पुश किया, यहाँ पर टकराया और टकराने की वजह से यहाँ पे क्या बन गए? उठ गया। जब दो पेपर को आमने सामने टकराते हैं तो उठ जाते हैं वो बीच में से, तो यहाँ से लैंड मास उठा और हिमालयाज बने। ठीक है, अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड बिटवीन दैम क्रम्पल्ड एंड रोज अप, उठ गए वो, और वो क्रम्पल्ड होकर ऊपर उठने लगे लैंड मास। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स, जैसे दो कारपेट्स को आप एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हो और वो रिंकल होते हैं व्हेन यू पुश्ड इट, जब उनको पुश करते हो, वैसे ही माउंटेन्स बने। उन माउंटेन्स को क्या कहते हैं? माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। आज भी इंडिया इस मास को, इस पूरे लैंड मास को धकेल रहा है। ठीक है, वेरी स्लोली, बहुत स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर। 5 सेंटीमीटर आज भी हर साल ये ऊपर उठ जाता है। विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। ये उससे भी छोटा, ये उससे भी बहुत कम स्पीड है जिस स्पीड से आपके बाल बढ़ते हैं। ठीक है, उससे भी बहुत कम स्पीड है। अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग। इसका मतलब है हिमालय आज भी ऊपर बढ़ रहे हैं और टॉलर होते जा रहे हैं। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, थोड़ा थोड़ा सा हर साल। अबाउट 5 मिलीमीटर्स बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। ट्रांसलेट इन हिंदी। तो इस बेसिकली इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है यहाँ पर। और इसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 आपको दिए गए। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंशिएंट लैंड मास दैट इंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ। तो भारत इस प्राचीन भूभाग का हिस्सा था, उसका नाम क्या था? गोंडवाना। याद रखेंगे, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। द एंशिएंट लैंड मास दैट इंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ वाज कॉल्ड गोंडवाना। क्लियर? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच लैंड मास डिड इंडिया कोलाइड विद अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो। तो किस लैंड मास से इंडिया टकराया था? ये यहाँ पर नीचे से ऊपर जाकर किस पर टकराया था? तो 50 मिलियन साल पहले, मतलब 5 करोड़ साल पहले इंडिया कोलाइड किया था किससे? यूरेशिया नाम के लैंड मास से, यूरेशिया। ठीक है, दिस कोलिजन कॉज द लैंड बिटवीन दैम टू क्रम्पल एंड राइज अप फॉर्मिंग द हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ वर द हिमालय फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार हिमालय पर्वत कैसे बने? तो हिमालय पर्वत कैसे बने? पैसेज ने हमें बताया अभी कि इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू, अकॉर्डिंग टू पैसेज when India
which had broken away from Gondwana slowly moved northward. वो गोंडवाना से अलग होकर नॉर्थ की तरफ को बढ़ने लगा और फिर कहाँ पर जाकर टकराया? कोलाइड करता है विद यूरेशिया के साथ, ठीक है। द लैंड बिटवीन देम क्या होता है? क्रम्पल्ड होता है। एंड राइज अप, रोज अपवर्ड जस्ट लाइक कारपेट, ठीक है। कारपेट की तरह ऊपर उठ जाता है, कारपेट के रिंकल्स की तरह, जैसे रिंकल्स पड़ते हैं, सलवटे पड़ते हैं, उसमें ऊपर उठ जाता है जैसे ही आप धकेलते हो कारपेट को। व्हेन यू पुश इट फ्रॉम वन साइड, जो एक पुश है, दिस पुशिंग एंड फोल्डिंग ऑफ लैंड। पेपर पर पेन से लिखते रहो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, ठीक है। बाद में ना ये लिखा जाएगा ना ये याद होगा। फोल्डिंग लैंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स formed the mighty Himalayan mountain, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, एट व्हाट रेट इज इंडिया स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे? एशिया में आज भी किस रेट से इंडिया पुश कर रहा है? इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से, ठीक है। और ये बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डू द हिमालयाज ग्रो इन हाइट एवरी ईयर? एवरी ईयर कितना बढ़ता है? हर साल 5 मिलीमीटर्स एवरी ईयर इन हाइट, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये क्या करता है? ये धकेलता है। इंडिया स्टिल पुशिंग इनटू एशिया एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ धकेलता है, ठीक है। और ऊपर हाइट कितनी बढ़ती है? 5 मिलीमीटर पर ईयर, 5 मिलीमीटर्स एवरी ईयर इन हाइट। तो फिफ्थ क्या लिखेंगे? 5 मिलीमीटर इन पर ईयर एवरी ईयर इन हाइट। याद रखना हाइट में कितना है? 5 मिलीमीटर, और अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर पर ईयर कितना है? एशिया की तरफ ये पुश कर रहा है आज भी, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई इज द कंपैरिजन विद द कारपेट रिंकल्स यूज्ड इन द पैसेज? अनुच्छेद में कालीन के सिकुड़ने की तुलना क्यों की गई है? देखो, कालीन में का सिकुड़ना बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। पैसेज में कॉमन चीज़ से कंपैरिजन करके कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझाया गया है। कंपैरिजन विद द कारपेट रिंकल इज यूज्ड टू हेल्प अस विजुअलाइज एंड ईजिली अंडरस्टैंड हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये आप आंसर लिख देंगे। The comparison with the carpet wrinkle is used to help us visualize and easily understand how mountains are formed, a process that is otherwise very difficult to imagine। ये प्रोसेस आप सोचोगे ना बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। इंडिया पुश करता है अगेंस्ट यूरेशिया, लैंड बिटवीन देम कुड नॉट गो एनीवेयर सो इट क्रम्पल्ड अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से हमने 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए। सेक्शन ई पर आते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको मैप दिया जाएगा इंडिया का एक, उसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, गंगा, अरेबियन सी और थार डेजर्ट पॉइंट आउट करना है। आइए इसको मैप पर समझते हैं। तो अब देखो, आपसे पूछे गए हैं ये चीज़ें। अब अरेबियन सी के साथ आपसे पूछा जा सकता है एक और चीज़, जिसको बोलेंगे हम बे ऑफ
बंगाल। आप समझते हैं ये सब चीज़ कहाँ पर है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपकी ये रही, ठीक है, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे 7 राज्यों को छूकर गुजर रही है, ठीक है। 7 राज्यों को 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों को छूकर गुजर रही है, ठीक है। और दूसरी स्टैंडर्ड मेरिडियन ये रही जो यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। क्लियर, ये आप साफ साफ इसी डायरेक्शन में बनाओगे, इसको याद कर लेना। देखो यूपी के कहाँ से गुजर रही है, फिर मध्य प्रदेश का कितना सा हिस्सा छोड़ा, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ कैसे निकली, ठीक है, इस तरह से। और गंगा की बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ से गंगा निकलती है और यहाँ वेस्ट बंगाल में गंगा समुद्र में गिरती हुई डेल्टा बनाती है। तो ये देखो उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर चलती रही, उत्तर प्रदेश में यहाँ से चली और फिर यहाँ से बिहार में ऊपर चढ़कर एंट्री करी। तो ये आप कैसे बनाओगे, ये आप यहाँ से चलाओगे उत्तराखंड से और नीचे लाओगे घुमाकर, नीचे लाकर ये इस तरह से चलोगे आप, और ठीक है, ये आपकी गंगा हो गई। थार डेजर्ट की बात करें तो ये छोटा सा टुकड़ा जो आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान से लगा हुआ है, राजस्थान का हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या है, थार डेजर्ट है। क्लियर, इसमें भी आप पर्टिकुलर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका थार डेजर्ट हो गया। इसके साथ अरेबियन सी इस तरफ है और बे ऑफ बंगाल इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ है। और क्या आपसे कहा गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, थार डेजर्ट हो गया, गंगा हो गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर, ये सब टॉपिक आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, स्टैंडर्ड मेरिडियन ये ऊपर से नीचे आ रही है। इस तरह से हमने आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। और जो बच्चे यहाँ तक रुके हैं और उन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक इस पेपर को सोल्व कर लो। अगर आपको ये पेपर चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करके मेंबरशिप ज्वाइन करके इसकी PDF अवेल कर सकते हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। कमेंट्स में मुझे बता दो कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है और आपके किस डेट को पेपर शुरू हुए और कब एंड होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बना दूंगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। तो करो तैयारी, ठीक है, मिलते हैं बच्चों।